हम लोग आज कॉस्टिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो किसके लिए रिलेटेड है, ये चैप्टर किस में है, ये चैप्टर और ये वीडियो बीकॉम के स्टूडेंट के लिए जो कि बस सेमेस्टर 2 में है। तो इस वीडियो का जो डिस्कशन रहेगा वो भी बीकॉम के हिसाब से ही रहेगा, ना ज़्यादा फास्ट हम चलेंगे ना ज़्यादा धीरे बोलेंगे। तो उसी हिसाब से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या चैप्टर स्टार्ट करें, मटेरियल कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कोई भी चीज़ का दाम निकालना। और कॉस्टिंग के बारे में क्या होता है वो हम इंट्रोडक्शन वीडियो जो बनाएंगे कॉस्टिंग का पूरा थ्योरी, उसमें मैं डिटेल में बात करूँगा कि कॉस्टिंग क्या होता है। अभी के लिए कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। और मटेरियल मतलब क्या होता है, मानिए कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे कोई फैक्ट्री में पेन बन रहा है, तो इसको पेन बनाने के लिए क्या चाहिए मटेरियल में, रॉ मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल, जो इसको इस पेन को बनाने के लिए चाहिए। तो इसके पेन को बनाने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल क्या चाहिए, बहुत सारा चीज़ें चाहिए, मगर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, प्लास्टिक। तो यहाँ पे क्या है, मटेरियल मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। जैसे हम लोग को क्या बनाना था, पेन, तो पेन को बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कच्चा सामान। पेन को बनाने के लिए क्या चाहिए, पेन को बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, प्लास्टिक। तो मटेरियल के रिलेटेड हम लोग क्या टर्म लिख सकते हैं, इनपुट, रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। तो हम लोग को इनपुट चाहिए, इनपुट मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल। इनपुट चाहिए हम लोग को, मानो फिनिश गुड बनाना है। फिनिश गुड क्या, पेन। तो पेन को बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए, क्या इनपुट चाहिए, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हम लोग को जो प्लास्टिक चाहिए वो कितना चाहिए, किस अमाउंट में चाहिए, तो उसी का बात इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग में। तो हम लोग को इस चैप्टर में किसका दाम निकालना है, किसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है, मटेरियल का। किसका, मटेरियल का। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। इनपुट क्या चाहिए हम लोग, रॉ मटेरियल बनाना क्या, पहले हम लोग को पेन, क्या बनाना है, पेन। अब पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए हम लोग को, प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक कहाँ जाएगा, इस मशीन में डालेंगे। मानिए ये फैक्ट्री में मशीन है, यहाँ पर डालें, क्या बन के निकला, फिनिश गुड क्या बना हम लोग का, पेन। अब ये प्लास्टिक कौन कंज्यूम किया, मशीन में जाकर कंज्यूम हुआ, तो ये कंजम्पशन होने के बाद क्या बना, पेन बन के निकला। अब पेन जो बना, पेन को क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्ट्री में जो बना आउटपुट जो मिला उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। अब पेन का दाम हम लोग कौन सा, इस जो फिनिश गुड बना, अब उसका कॉस्ट कितना होगा, ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में। कॉस्ट शीट हम लोग पढ़ते हैं क्यों, कॉस्ट शीट हम लोग पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग फिनिश गुड जो बनाए उसका दाम कितना होगा, फिनिश गुड का दाम कितना होगा। यहाँ पे प्रोडक्शन जब किए तो उसमें मटेरियल का कॉस्ट लगा, लेबर का कॉस्ट लगा, ओवरहेड का कॉस्ट लगा, तो उसका कॉस्ट हम लोग कैसे लगा, फिनिश गुड का कॉस्ट क्या हुआ, वो हम लोग बात करेंगे कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, हम लोग का इनपुट क्या, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस चैप्टर में, कि हम लोग रॉ मटेरियल, हम लोग का मटेरियल का कॉस्ट कितना रखना चाहिए। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इनपुट, मतलब हम लोग इनपुट जो लगाएं, प्लास्टिक जो लगाएं, तो प्लास्टिक का कॉस्ट कितना होना चाहिए, प्लास्टिक का कॉस्ट कितना होना चाहिए। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉस्ट निकालना, किसका, इनपुट का, रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालना। तो अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल। मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल, हम लोग को जो प्लास्टिक चाहिए पेन बनाने के लिए उसका कॉस्ट कितना है। और ये चैप्टर क्यों हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग को अब इस जो कॉस्ट निकाले उसको कैसे कम से कम क्या किया जाए, उसको कैसे कम से कम किया जाए, टू रिड्यूस कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल। तो हम लोग का इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल को कम करना। मतलब पेन बनाने के लिए जो प्लास्टिक चाहिए और भी जो इसके लिए मटेरियल चाहिए उसके कॉस्ट को कम करना। तो हम लोग जो पेन बना, फिनिश गुड बना, उसके लिए चैप्टर कौन सा, उसका कॉस्ट कितना होगा, उसके लिए कॉस्ट शीट चैप्टर में बात करेंगे। और अभी जो जितना कंज्यूम हुआ रॉ मटेरियल हम लोग का, इसके लिए हम लोग मटेरियल चैप्टर में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड कैसे बनता है और क्या क्या कॉस्ट लगता है हम लोग को मटेरियल के लिए, वो हम अब बात करेंगे। तो ये देखो, ये क्या, फैक्ट्री में क्या है, रॉ मटेरियल जाता होगा और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनता होगा। तो हम लोग का इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट हम लोग को क्या देखना है, रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री में कैसे पहुंचा, कैसे आया। क्या मानो किसी कंपनी को पेन बनाना है और उसको पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, तो क्या पॉसिबल है उसको आज अगर पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए वो आज ही ऑर्डर देगा और उसके पास आज ही प्लास्टिक पहुंच जाएगा, नहीं। क्यों, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, तो उसके लिए
फैक्ट्री को एक स्टोर रखना पड़ता है, एक स्टोर अपना, जहाँ पे उस पहले से ही कुछ रॉ मटेरियल मंगा के वहाँ पे स्टोर करके रखे कि जैसे ही फैक्ट्री को नीड हो रॉ मटेरियल का तो स्टोर से रॉ मटेरियल कहाँ जाए, फैक्ट्री में जाए और फैक्ट्री उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके फिनिश गुड बना के दे। तो अब ये भैया प्रोसेस कैसे काम किया, अगर फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए तो फैक्ट्री कहाँ से लेगा, स्टोर से लेगा। मगर अब स्टोर में कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल, स्टोर में रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, स्टोर में तो कहीं भगवान तो नहीं भेज देंगे। तो स्टोर में एक होता है स्टोर कीपर। क्या होता है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर किसको बोलेगा, जब उस देखेगा यहाँ पे मटेरियल उसका कम पड़ रहा है, मटेरियल कम पड़ रहा है फिनिश गुड बनाने के लिए, तो वो किससे बात करेगा, ये बात करेगा परचेज मैनेजर से। किससे बात करेगा, परचेज मैनेजर से। ये परचेज मैनेजर को बोलेगा परचेज मैनेजर हम लोग के स्टोर में रॉ मटेरियल का कमी है, जो हम लोग को फिनिश गुड बनेगा वो रॉ मटेरियल उतना नहीं है, आगे डिमांड बहुत ज़्यादा है मगर उतना रॉ मटेरियल हम लोग के पास नहीं है। अब परचेज मैनेजर क्या करेगा, परचेज मैनेजर परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करेगा। क्या करेगा, परचेज ऑर्डर पहले प्रिपेयर करेगा। कैसे प्रिपेयर करेगा, पहले परचेज मैनेजर बाज़ार में जाएगा, जैसे हम लोग बाज़ार में मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग को मानो बाज़ार में कुछ सामान लेना होता है मार्केट पे, तो हम लोग क्या जाते हैं और पता करके, ये मानो हम लोग को पेन खरीदना है, पेन छोड़ो कॉपी लेना है कुछ, तो हम लोग जाते हैं कि पूछ लेते हैं किसी से कि ये कॉपी का दाम 20 रुपये कॉस्ट है कहीं, तो हम लोग पूछ के ले आते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एक दो दुकानें पहले पूछ लेते हैं, हाँ कि सबसे कम जहाँ पे हम लोग को कॉस्ट में लगता है हम लोग वहाँ से लेते हैं। तो परचेज मैनेजर क्या करेगा, पहले पता करेगा बाज़ार में कि इस प्लास्टिक का सप्लायर कौन कौन है, इस प्लास्टिक का सप्लायर कौन कौन है। बहुत सारे सप्लायर होंगे तो वो क्या सबको ऑर्डर दे देगा कि तुम इतना भेजना, तुम उतना नहीं। ये क्या करेगा, पहले पता करेगा कि कितना नंबर ऑफ़ वेंडर है बाज़ार में प्लास्टिक का, कितना सप्लायर है। तब ये सप्लायर पता करने के बाद क्या करेगा, अब पता करेगा किस सप्लायर का क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छा है, किस सप्लायर का क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्वालिटी पता करने के बाद क्या करेगा, किस सप्लायर का कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम है, मतलब जो कम कॉस्ट में अच्छा सामान देता है, कम कॉस्ट में अच्छा सामान देता है। फिर क्या वो पता करेगा, परचेज मैनेजर पता करेगा कि कौन अपने टाइम, मतलब जो टाइम पीरियड होता है उसमें रॉ मटेरियल को डिलीवर कर देता है। क्यों, अगर वो टाइम से सप्लायर नहीं डिलीवर किया तो फैक्ट्री में जो ऑर्डर आएगा फिनिश गुड का, तो वो अगर रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, स्टोर से रॉ मटेरियल नहीं जाएगा तो वो कहाँ से प्रिपेयर होगा, तो वहाँ पर लेट होगा। तो कौन टाइम से भेज देता है और कौन सप्लायर क्रेडिट पीरियड कितना दिन का देता है। क्रेडिट पीरियड मानो क्या परचेज मैनेजर जो है, मानो ऑर्डर दिया, क्या सारा पैसा अभी उसको दे देगा, मानो नहीं, कुछ पैसा बोलेगा कि इतना एडवांस कुछ करेगा और कुछ बोलेगा कि इतना दिन में दे देंगे। तो ये कितना दिन का, किसका क्रेडिट पीरियड का दाम कितना, क्रेडिट पीरियड का टाइम कितना है, ये सब सारा देख के ये एक सप्लायर को सिलेक्ट करेगा, सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद वो परचेज ऑर्डर बनाएगा। परचेज ऑर्डर क्या होता है, it is a written request to a supplier to supply। ये एक रिटन रिक्वेस्ट होगा, मतलब वो बनाएगा, लिखा हुआ रहेगा और वो सप्लायर को भेजेगा, जिसमें क्या रहेगा, उसको स्पेसिफाइड मटेरियल, उसको कौन सा मटेरियल चाहिए, कितने रेट में चाहिए और कब तक चाहिए। तो परचेज ऑर्डर क्या होता है, आ सकता है एमसीक्यू में भी आ सकता है या डिफाइन में भी, थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है। क्या होता है, एक रिटन रिक्वेस्ट है, सप्लायर को दिया जाता है, कौन देता है, परचेज मैनेजर देता है, जिसमें क्या क्या लिखा रहता है, क्या चाहिए हम लोग को, स्पेसिफाइड मटेरियल, कितना रेट में चाहिए और कितना टाइम में हम लोग को मिल जाना चाहिए। तो ये सब पहले ही उससे परचेज मैनेजर से पहले ही बात कर लेगा सप्लायर से कि रेट क्या है, तो वो सारा बस एक रिटन रहता है, रिटन फॉर्म में लिख देता है कि ये मटेरियल चाहिए, जिस रेट में वो दोनों आपस में बात करके रखता है वो रेट लिख देता है उसमें, और कितना टाइम में बोलते हैं सप्लाई करने का तो वो यहाँ पे लिख देता है। तो अब क्या फ्लो चल रहा था कि हम लोग को पेन बनाना था। पेन बनाने के लिए क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, स्टोर से आएगा। मगर स्टोर में रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, स्टोर कीपर परचेज मैनेजर से बात करेगा, बोलेगा कि मटेरियल का कमी है तो आप स्टोर में मटेरियल भिजवाइए। तो ये परचेज मैनेजर क्या करेगा, सप्लायर सेलेक्ट करेगा कि बाजार जाएगा, देखेगा कि कितना सप्लायर है प्लास्टिक का सबसे अच्छा, ये सब चीज़ देखेगा। वेंडर देखेगा, बहुत सारा वेंडर है, किसका क्वालिटी अच्छा, किसका कॉस्ट है, किसका क्रेडिट पीरियड कितना दिन का है, वो सब देख के वो एक सप्लायर को सिलेक्ट करेगा, उसको परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करके देगा। अब सप्लायर के पास जब वो गया तो सप्लायर उसको बोला होगा कि इस प्लास्टिक का दाम है, मानो प्लास्टिक का दाम है 100 रुपीज़ पर केजी, 100 रुपीज़ पर केजी। तो ये सप्लायर उसको रेट बताया, सप्लायर इसको रेट बताया था, ये क्या होगा उसके लिए, परचेज कॉस्ट। क्या होगा, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट क्या होता है, परचेज कॉस्ट देखो, परचेज मैनेजर
किसको दिया, परचेज ऑर्डर इसको दिया सप्लायर को। अब इसके लिए उसको क्या पे करना पड़ेगा, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट क्या होता है, अमाउंट पेड टू द सप्लायर। सप्लायर को जो पैसा दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज कॉस्ट। एग्जाम्पल, जैसे सप्लायर बोला कि हम प्लास्टिक सप्लाई करेंगे, मेरा प्लास्टिक का कॉस्ट 100 रुपया पर केजी है, 100 रुपया पर केजी है। तो 100 रुपया पर केजी, मानो इसको चाहिए, फैक्ट्री में चाहिए 100 केजी प्लास्टिक, तो 100 × 100 करके जो कॉस्ट आएगा वो इतना कॉस्ट जो परचेज मैनेजर इसको पे करेगा, सप्लायर को जो पे करेगा, उसको क्या बोलेंगे, परचेज कॉस्ट। उसको क्या बोलेंगे, परचेज कॉस्ट। अब जब परचेज कॉस्ट हो जाएगा, सप्लायर को ऑर्डर मिल जाएगा, सप्लायर क्या करेगा, एक ट्रांसपोर्ट बुक करेगा, गाड़ी बुक करेगा, जिसमें सामान लदवा के स्टोर तक भिजवाएगा। स्टोर में कहाँ से सामान आ रहा है, सप्लायर से। कहाँ से आ रहा है, सप्लायर से। मतलब क्या सप्लायर डायरेक्ट भेज रहा है, नहीं, सप्लायर किसके कहने भेज रहा है, परचेज मैनेजर के कहने पे स्टोर तक माल पहुँचा रहा है। तो ये जो माल स्टोर तक पहुँचा रहा है, यहाँ पे जो कॉस्ट लगेगा, इतना दूर का जो कॉस्ट है, जो सप्लायर से माल स्टोर तक जाएगा, वो जो कॉस्ट लगेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, सप्लायर से कहाँ जा रहा है, सप्लायर से सामान कहाँ जा रहा है, स्टोर तक जा रहा है। तो इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर प्लेस करने के बाद। ऐसे सिंपल वर्ड में बोले तो क्या, डिलीवरी, और सिंपल वर्ड में क्या बोले, डिलीवरी कॉस्ट। तो कॉस्ट जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके बाद जो कॉस्ट लगता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या क्या कॉस्ट लग सकता है भैया, प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर लग सकता है, ट्रांसपोर्टेशन लग सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब जब ये माल यहाँ पे रखवाया होगा, सप्लायर यहाँ पे लोड करवाया होगा फैक्ट्री में सप्लायर लोड करवाया होगा गाड़ी में, वो कॉस्ट लगा होगा। फिर जो वो गाड़ी से लेके आएगा उसका कॉस्ट लगेगा। फिर जब वो फैक्ट्री में स्टोर के पास लेके आएगा, जब वो स्टोर के पास वो गाड़ी स्टोर के पास लेके आएगा, तो उस स्टोर में जब वो यहाँ पे स्टोर में जब ये उतरवाएगा, अनलोडिंग करवाएगा, जिसको अनलोडिंग बोलते हैं, जब ये स्टोर में सामान अनलोड करवाएगा उसका पैसा लगेगा। फिर जब ये मानो आया था 100 केजी प्लास्टिक आया था हम लोग के एग्जांपल से हिसाब से, तब ये इंस्पेक्शन करेगा, यहाँ पे जो रहेगा स्टोर में इंस्पेक्शन मैनेजर वो यहाँ पे जाएगा, इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा कि है कि नहीं, इतना हम लोग 100 केजी है कि नहीं, वो कॉस्ट लगेगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो कॉस्ट लगा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर से लेके ऑर्डरिंग कॉस्ट के लेके, मतलब सप्लायर से लेके स्टोर तक पहुंचने तक जो कॉस्ट लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, लोडिंग या अनलोडिंग दोनों हो सकता है, लोडिंग कॉस्ट और अनलोडिंग कॉस्ट भी, और भी बहुत सारा कॉस्ट आता है, ETCM इसीलिए लिखे हैं, और भी बहुत सारा कॉस्ट आ सकता है। मगर यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल की, इंस्पेक्शन कॉस्ट मतलब जितना सामान आया, बोला गया था उतना आया कि नहीं आया वो चेक करेगा यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग 2 कॉस्ट अभी पढ़े, क्या क्या पढ़े थे, परचेज मैनेजर से सप्लायर तक जो जाएगा, ऑर्डर जाएगा, उसके बाद जो कॉस्ट दिया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, परचेज कॉस्ट। अब सप्लायर से जो स्टोर तक दिया जाएगा, स्टोर तक जो सामान जाएगा उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये स्टोर में सामान आ गया, तो क्या ये स्टोर में सामान आ गया, हम लोग स्टोर में रखें, तो ये स्टोर में सामान जो रखा हुआ है इसके लिए हम लोग को स्टोर में एक आदमी को रखना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोर कीपर, उसका सैलरी। अब इसमें सामान है, मानो रॉ मटेरियल है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानो फैक्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग का इसमें सामान, ये हम लोग का स्टोर है, यहाँ पे हम लोग का बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल रखा हुआ है, तो इसका इंश्योरेंस करवा लो। इसका इंश्योरेंस मानो कभी आग लग गया, कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कॉस्ट, इस स्टोर का रेंट होगा वो, और भी बहुत सारा कॉस्ट यहाँ पे लग सकता है। और क्या लगे, आगे बात करते हैं हम लोग, और भी यहाँ पे बहुत सारा कॉस्ट लग सकता है। तो इस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ होल्डिंग ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक, मतलब हम लोग जब रॉ मटेरियल हम लोग का स्टोर में आ गया, अब हम लोग इसको होल्ड करके अपने स्टॉक, मतलब अपने स्टोर में जब हम लोग इसको रखते हैं, स्टोर में तब जब रखते हैं तो वहाँ पे रखने का जितना भी कॉस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, स्टोर का रेंट, यहाँ पे जो एक स्टोर कीपर को अपॉइंट करना पड़ेगा वो, इंश्योरेंस, मतलब जो रॉ मटेरियल आया, इंटरेस्ट, ये एक नया इंटरेस्ट क्या होगा। अब ये जो परचेज मैनेजर था ये क्या किया, एक बार में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल क्या किया, ऑर्डर करके सप्लायर को बोला कि भेज देने के लिए स्टोर तक। तो सप्लायर
स्टोर में भेज दिया रॉ मटेरियल मानो। अब जो ये यहाँ पे सामान मंगाया, ये जो सामान मंगाया रॉ मटेरियल, तो क्या ये पैसा खुद का पैसा था, इन्वेस्ट किया हो सकता है, या मानो कहीं से लोन लिया था, कहीं से इन्वेस्टमेंट, कहीं से लोन लिया था सामान खरीदने के लिए। अब जो यहाँ पे क्या हुआ, सामान तो स्टोर में उसका रखा हुआ है, स्टोर में सामान उसका रखा हुआ है। अब ये स्टोर में जब उसका सामान रखा हुआ है, स्टोर में जो उसका सामान रखा हुआ है, तो सामान का जो पैसा वो कहीं से लिया होगा, मानो बैंक से ख़रीदने के लिए कहीं से लिया होगा, तो उस पैसा पे तो उसका इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो अगर ये सामान मेरा रॉ मटेरियल स्टोर से जल्दी मेरा फैक्ट्री में चला जाता और फैक्ट्री से जल्दी फिनिश गुड बन के बिक जाता, तो हम लोग का पैसा रिकवर हो जाता। तो पैसा रिकवर हो जाता तो हम लोग दे देते जहाँ से पैसा लिए होते, इन्वेस्टमेंट जहाँ से लिए होते। अब मानो कि हम लोग पैसे स्टोर, हम लोग का रॉ मटेरियल का डिमांड कम है, मगर हम लोग क्या, हम लोग का फिनिश गुड का डिमांड कम है, हम लोग क्या किए थे, रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर कर लिए थे, परचेज मैनेजर बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था। अब वो स्टोर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, इससे फिनिश गुड नहीं बन रहा, क्योंकि डिमांड नहीं है तो रॉ मटेरियल स्टोर से फिनिश गुड फैक्ट्री तक जा नहीं पा रहा है। तो डिमांड ही नहीं है तो फैक्ट्री में क्यों जाएगा रॉ मटेरियल, तो स्टोर में पड़ा हुआ है, तो इसका अलग से कॉस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये होता है इंटरेस्ट कॉस्ट। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, 3 कॉस्ट के बारे में पढ़े। क्या एक मटेरियल के लिए बस परचेज प्राइस होता है? नहीं, 3 कॉस्ट लगता है एक मटेरियल को खरीदने में। मानो एक रॉ मटेरियल को हम लोग जब बाई करते हैं तो हम लोग 3 कॉस्ट बियर करना पड़ता है। क्या क्या? पहला क्या था, परचेज कॉस्ट, दूसरा क्या था, ऑल्टरिंग कॉस्ट, और तीसरा क्या था, कैरिंग कॉस्ट। अब एक बार मैं रिवीजन के लिए बता देता हूँ। परचेज मैनेजर टू सप्लायर, यहाँ पे जो कॉस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, परचेज कॉस्ट। अब सप्लायर टू स्टोर, तब तक वो स्टोर तक भेजेगा, तब जो बीच में कॉस्ट लगेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब जो स्टोर से फैक्ट्री तक जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैरिंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे, कैरिंग कॉस्ट। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, इसको इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें मैं बस थ्योरी जो था उसका थोड़ा बहुत डिटेल और कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात किया है। और आप लोग का जो फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो ये मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उसको नोट्स भेज दूँगा, मैं बता दूँगा कि नोट्स कहाँ से मिल जाएगा। और अगली वीडियो में मैं क्या बात करूँगा, अभी जो हम लोग पढ़े कॉस्ट इसका निकाले थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, उस सब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी क्या था, हम लोग का रिड्यूस करना कॉस्ट ऑफ मटेरियल को। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे कम किया जाए, तो उसी के लिए हम लोग अब नया हम लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो पहला हम लोग जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, EOQ क्या होता है, नहीं होता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। क्या होता है, नहीं होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे कि EOQ कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग EOQ से कॉन्सेप्ट तो हो ही गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट हो गया, और 1-2 कॉन्सेप्ट है वो बात करेंगे, और उससे रिलेटेड 1-2 सम करेंगे, फिर अगले वीडियो में और बात करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करता रहूँगा और बताता रहूँगा। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, और जिसको भी ये नोट्स चाहिए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं ये नोट्स उसको सेंड कर दूँगा। देखो मैं नोट्स का पूरा फुल ऐसे करके भेज देता हूँ, देख लो आप।